नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक परिवार की कथा नहीं है। यह माँ के प्रेम, त्याग, भय और स्वार्थ के उस संघर्ष की कहानी है जहाँ स्नेह जीवन देता भी है और कभी-कभी अनजाने में जीवन छीन भी लेता है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बेटा केवल माँ बाप का होता है या वह समाज और देश की भी अमानत होता है। आइए सुनते हैं एक माँ, एक पिता और उनके बेटे सुशील की मार्मिक कहानी, जहाँ प्रेम और कर्तव्य आमने सामने खड़े हैं। आज की कहानी का नाम है नाग फांस, जिसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। सुशील की माँ अक्सर कहा करती थी, और अक्सर क्या, अब तो कहने के लिए उनके पास एकमात्र यही कहानी शेष रह गई थी। लंबी सांस खींचकर गर्व और वेदना भरे स्वर में वह कहती थी, भगवान की कृपा से उसने 14 पुत्रों को जन्म दिया था। सुनने वालियों की आंखों में कौतूहल साकार हो उठता। कोई वाचाल पूछ बैठती, 14 पुत्र? पर माँ जी, अब तो केवल 2 हैं। हाँ बेटी, देखने के लिए यही 2 हैं। वैसे मेरे 4 बेटे दिसावर रहते हैं। अच्छा, कमाने के लिए? हाँ, कमाते ही होंगे। क्यों, कुछ भेजते नहीं? भेजना, उन्होंने तो जाकर इधर देखा भी नहीं। हाय रे, कैसे बेटे हैं। वह वाचाल नारी कांप उठती। पर माँ जी, तुम्हें उनका पता तो होगा। सुशील की माँ उसी सहज वेदना भरे स्वर में बोली, पता बताया ही नहीं तो कैसे जान सकती हूँ। वे चारों तो ऐसे गए कि जैसे थे ही नहीं। शेष राम को प्यारे हुए। ओह, क्या बताऊं बेटी, ये 2 बचे हैं। कुशल का स्वभाव भी ऐसा ही था। कई बार भागने को हुआ, पर उस पर मैंने बड़ी मिन्नतें मानी, जात बोली, चढ़ावे चढ़ाए, तब कहीं जाकर देवी की कृपा से रुका है। इस पर प्रायः सभी नारियां उसे एक ही सलाह देती, कुशल का विवाह कर दो माँ जी। विवाह का बंधन आदमी को बड़ा प्यारा लगता है। आजकल देर से विवाह करने की तो रीत चल पड़ी है। उस कारण भी सत्ता हाथ से निकल जाती है। सुशील की माँ ने भी यही बात सोच रखी थी। उसके चारों बेटे सगाई कराने से पहले ही भाग गए थे, इसलिए कुशल की सगाई के लिए धूमधाम शुरू हुई और एक दिन धूप सी गोरी लड़की देखकर उसे तिलक चढ़ा दिया गया। फिर लगन आया और विवाह की तिथि निश्चित हो गई। कुशल ने एक बार भी आपत्ति नहीं की, बल्कि सब काम प्रसन्नचित्त करता रहा। सुशील की माँ को त्रिलोक का राज मिल गया। उसने सुशील के पिता से कहा, यह दिन बड़े पुण्य से देखने को मिला है। मैं मन की निकाल कर रहूंगी। लाला चंद्रसेन निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। यह वर्ग अक्सर महापुरुषों को जन्म देता है। यही वर्ग बड़ी बड़ी आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर जन्म लेता है, परंतु साधनों के अभाव में घुटी हुई तमन्नाओं का मजार बनकर रह जाता है। यही है संघर्षों की क्रीड़ा भूमि, और यहीं पर आदमी समझ से संपर्क स्थापित करता है। लाला चंद्रसेन भी समझदार थे, और इसी समझदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्रों ने घर की संकुचित दीवारें तोड़कर खुले विश्व में आश्रय लिया था। पुत्रों के जाने का दर्द उन्हें भी था, पर वे पुरुष थे, पिता थे। पत्नी की बात सुनकर वे हंसे। मैंने कब मना किया है। सच तो यह है कि उनके भीतर भी आकांक्षाएं आग्रह कर रही थीं। पहला विवाह था, ऐसा हो जिसे सब याद रखें, इसलिए उन्होंने बढ़िया अंग्रेजी बाजे का ऑर्डर दिया। भोजन की व्यवस्था देश की हालत को देखते हुए सीमित थी, परंतु जितनी थी उससे बड़े बड़े धनियों को ईर्ष्या हो रही थी। मीठी तश्तरी में बड़ी बड़ी 8 मिठाइयाँ, पूरे पाव भर तोल की नमकीन तश्तरी। डालडा के युग में उन्होंने गांव गांव घूमकर घी इकट्ठा किया था। वे कहते, या तो करो नहीं, या तो करो तो ऐसा करो कि याद ही आती रहे। भोज का दिन आया। सब कुछ तैयार था, केवल साग बनने थे और कचौरियाँ उतरनी थी। मुंह अंधेरे से ही हलवाइयों ने शोर मचा दिया। अंदर से और भी वेग से हल्दी चढ़ाने का कोलाहल उठा। लाला जी ने आकर कहा, अरे भाई, क्या देर है, मसाला निकालो और सबको साग काटने पर बिठा दो। उतने ही वेग से सुशील की माँ चीखी, अजी, कुशल को भेजो, हल्दी चढ़ानी है। ओहो भाई, कितनी देर है। देर कुशल की है, उसे भेजो बस। कुशल कहाँ है? कुशल यहाँ था, कुशल वहाँ होगा। क्षण भर में एक गगनभेदी कोलाहल उठ खड़ा हुआ, ऐसा कि हल्दी और हलवाई की आवाज़ें उसमें डूब कर रह गईं।
उसी में कुशल डूब गया। बहुत देर बाद पता चला कि वह पिछली रात ही कहीं चला गया था। उसके बिस्तर पर एक पत्र पाया गया। पत्र पढ़ने से पहले ही माँ समझ गई। कुशल भी भाइयों की राह पर राही बन गया। वह रोई नहीं, आंखों में एक भी आंसू नहीं आया। लोगों ने कहा, ढूंढो। लाला चंद्रसेन धीरे से बोले, व्यर्थ है। क्यों? जो रहना ही नहीं चाहता उसे रोकने की चेष्टा करना, उसे और खोना है। सब स्तब्ध रह गए। वे जैसे अपने आप से बोले, मैंने गलती की जो उसे बांधना चाहा। फिर बोले, बेटा तू भी जा, दुनिया को देख, पहचान। मेरा जो कर्तव्य था वह मैंने यथाशक्ति पूरा कर दिया। पाल पोस कर तुझे सोचने समझने योग्य बना दिया। सुशील की माँ तड़प उठी, आखिर वे तुम्हारे बेटे ही तो हैं। मेरे? वे हंसे, मेरा तो मैं भी नहीं हूँ। वे क्या होते? बहस आगे बढ़ी और आंसुओं की आबाद गति में उसका अंत हुआ। अंत कहना भी ठीक नहीं। अंतिम छोर की तरह उनका सबसे छोटा बेटा सुशील अभी शेष था। 15 वर्ष का सुंदर बालक, सेब की तरह लाल, फूल की तरह खिला हुआ। उसकी हंसी में सुगंध थी, पर बड़े भाई के तिलक के दिन उसे जो ज्वर चढ़ा था वह उतरने से इनकार कर रहा था। विवाह में लगे परिवार में उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया, पर जब हल्दी और हलवाई की चर्चा मिट गई तो माँ ने सुशील की पट्टी का सहारा लिया। देखा, संध्या होते उसका सेब सा लाल मुख अंगार सा दहक उठा है। आंखें मूंद जाती थीं। माँ पछाड़ खाकर डॉक्टर का दामन पकड़ बैठी। डॉक्टर, मेरा सब कुछ ले लो, पर इसे बचा दो। डॉक्टर ने सांत्वना दी, घबराइए नहीं, बुखार है, वक्त पर उतर जाएगा। उतर जाएगा? माँ ने कहा। हाँ, कब? 7-8 दिन में। पर 28 दिन बीत जाने पर भी बुखार ने जाने का नाम नहीं लिया। एक बार लगा कि टूट चला है, पर तीसरे दिन दूने वेग से लौट आया। माँ रोते रोते संज्ञानहीन सी हो गई। डॉक्टर ने कहा, यह बुखार 71 दिन तक चल सकता है। इसकी दवा नहीं, केवल देखभाल है। और फिर वही क्रम, विश्वास, सेवा, आशा। सुशील बार बार कहता, मैं कॉलेज जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा। माँ डरती, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। और अंततः उस रात जब माँ ने अनजाने में दवा फेंक दी, तब सच्चाई सामने आई। डॉक्टर ने कहा, स्नेह नहीं, यह मनुष्य का स्वार्थ है जो मनुष्यता की हत्या करता है। सुशील सो रहा था, शांत, निद्वंद। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके प्रश्न हमारे भीतर बहुत देर तक जीवित रहते हैं। क्या माँ का प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है? क्या किसी को अपने पास रोकने की चाह कहीं न कहीं उसे कमजोर तो नहीं बना देती? सुशील शांति से सो रहा है, निद्वंद, निस्पृह, और हम सोच रहे हैं कि प्रेम और स्वार्थ के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, मानवता